बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर रेटिना और विट्रस वाले टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके चार्ट से हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब विट्रस के बारे में एक एमसीक्यू आपको बता देता हूँ। जो विट्रस की जो स्ट्रॉन्गेस्ट अटैचमेंट होती है ना, वो 4 मिलीमीटर वाली होती है, क्रोजा ओरस सीरेटा। तो आपने इसको नोट कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा ये भी नोट कर लेना कि जो पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट होती है, वो कॉर्टिकल विट्रस की सेपरेशन होती है फ्रॉम द रेटिना। ओके, रेटिना पोस्टीरियर टू द ओरा सीरेटा, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो रिंग बनती है, रिंग लाइक ओपेसिटी, उसको वीज रिंग कहते होते हैं। और उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो विट्रस हेमरेज या रेटिनल टेयर हो सकती है। बाकी ओपेसिटीज इन द विट्रस में इसमें मुस्का वोलिकेंटीज आ जाएगा, ये वोलिटेंटीज आ जाता है, एस्टेरॉयड हाइलोसिस, एसिन काइनेसिस सिंटिलेंस आ जाएगा, इन्फ्लेमेटरी ओपेसिटी या माइलर डिजनरेशन होती है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो एस्टेरॉयड हाइलोसिस है। एस्टेरॉयड हाइलोसिस ये आपको डायबिटीज और हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया में देखने को मिलती है, ठीक है। और ये व्हाइट होती है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी आपका व्हाइट होता है ना, फैट। लेकिन जो सिनकाइनेसिस सिंटिलेंस होती है, ये भी व्हाइट होती है लेकिन ये स्मॉल होती है, रिफ्रैक्टाइल बॉडीज होती है, और ये भी कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई होती है, ठीक है। और इसमें जो चीज़ देखने को मिलेगी वो गोल्डन शावर अपीयरेंस है। अब आ जाते हैं विट्रस हेमरेज के अंदर। अब विट्रस हेमरेज के 3 इंपॉर्टेंट कॉजेस होते हैं, ओके, ठीक है। तो कौन-कौन से? नंबर 1 एब्नॉर्मल ब्लड वेसल, नंबर 2 इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल, नंबर 3 रप्चर ऑफ ब्लड वेसल। तो उसका निमोनिक होता है एयर। एब्नॉर्मल ब्लड वेसल, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल और आज से रप्चर ऑफ नॉर्मल वेसल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, अब पहला हम देख लेते हैं, ओके। तो पहला आ जाएगा एब्नॉर्मल ब्लड वेसल। एब्नॉर्मल ब्लड वेसल नियोवास्कुलराइजेशन की वजह से होती है, क्योंकि जो न्यू वेसल बनती है वो लीकी होती है और जल्दी से ब्लीड हो जाती है। अब नियोवास्कुलराइजेशन किन-किन टॉपिक के अंदर आ जाएगी? आपने डायबिटिक रेटिनोपैथी पढ़ना है, ठीक है, ओके। इसके अलावा सिकल सेल रेटिनोपैथी आ जाएगा, रेटिनल वेन ओक्लूजन, जो मोटे-मोटे आपने ये नोट कर लेना, ये रेटिनोपैथी में प्रीमेच्योरिटी हाइपरटेंसिव आ जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेमेशन के अंदर ईल्स डिजीज या पेरिफिलेबाइटिस, और ये नोट करना है कि टीबी की वजह से होता है। लास्ट में आपने रेटिनल वास्कुलाइटिस भी पढ़ लेना है। जबकि रप्चर ऑफ नॉर्मल वेसल, इसमें जो पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट है, पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट या फिर ट्रॉमा टू द आई या टॉर्सन सिंड्रोम या हीमोफीलिया। लेकिन जो रप्चर है वो पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट की वजह से ज़्यादा होता है, या जो ट्रॉमा, रेटिनल टेयर और डायबिटिक रेटिनोपैथी, इनकी वजह से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्लियर। तो ये नोट कर लेना। क्लिनिकल फीचर के अंदर नंबर 1 है फ्लोटर्स हो गए, फ्लोटर्स। अब फ्लोटर्स आपको एक और कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है, फ्लोटर्स और फोटोप्सिया। फोटोप्सिया फ्लैशेस ऑफ लाइट, जबकि फ्लोटर्स क्या होती है? ओके, फ्लोटर्स ये स्पॉट्स होते हैं मूविंग इन फ्रंट ऑफ द आई, तो ये आपको रेटिनल डिटैचमेंट में भी देखने को मिलते होता है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, अगर हैमरेज छोटा सा है तो आपको फ्लोटर देखने को मिलेगी। अगर हैमरेज बहुत ज़्यादा मैसिव है तो आपको सडन पेलनेस, लॉस ऑफ विजन देखने को मिलेगा, व्यू एक्टिविटी कम होगी। और जब भी रेटिना या विट्रस को देखते हैं तो विट्रस को देखने के लिए आपने फंडोस्कोपी करनी है या फिर डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी करनी है। वहाँ पे आपको ब्लैक शैडो देखने को मिलेगा, इन शॉर्ट ओपेसिटी देखने को मिलेगी, इन द रेड ग्लो इन द स्मॉल हेमरेज, ठीक है। तो स्मॉल हेमरेज में आपको ब्लैक ओपेसिटी देखने को मिलेगी, इन द रेड ग्लो। और लास्ट में अगर मैसिव हेमरेज है तो आपको रेड ग्लो ही नहीं देखने को मिलेगा। रेड ग्लो का मतलब है कि जो हमारा रेटिना और रेटिना की वजह से कुराइड पड़ा होता है, तो उसका रेड ग्लो होता है फंडस का, ठीक है। स्लिट रैम एग्जामिनेशन के तो आपको विट्रस हेमरेज नजर आ जाएगा। बाकी अल्ट्रासोनोग्राफी में भी स्कैन करोगे डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। ओके, जबकि ए स्कैन हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? एक्सियल लेंथ को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर जो हम यूज़ करेंगे जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, एरर और रिफ्लेक्शन वाला, तो वो उसके लिए आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसकी जो कॉम्प्लिकेशन क्या होती है विट्रस हेमरेज की, नंबर है कि विट्रस हेमरेज की वजह से आपको गूस्ट सेल ग्लोकोमा देखने को मिल सकता है। विट्रस हेमरेज की वजह से आपको रेटिनल डिटैचमेंट भी देखने को मिल सकती है, क्लियर। और इसके अलावा हीमोसिड्रोसिस बल्बाई ड्यू टू आयरन टॉक्सिसिटी, या क्लियर। अब ट्रीटमेंट की तरफ आ जाता है। ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है? कंजर्वेटिव है, याद करना है कि सब कंजक्टिवल हैमरेज और विट्रस हैमरेज ये वो हैमरेजेस है जिनका आपने कंजर्वेटिवली ठीक करना होता है, ठीक है। कंजर्वेटिव मेजरमेंट के अंदर बेड रेस्ट करवाओगे आप, ठीक है। नंबर 2 एलिवेशन करोगे हेड की, ताकि ज़्यादा ब्लीड ना हो, या बायलैटरल आई पैचिंग करोगे। बाकी न्यूवास्कुलराइजेशन है तो न्यूवास्कुलराइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए एंटी वेजेफ यूज करोगे, ठीक है। बाकी ट्रीटमेंट ऑफ द काज, फॉर एग्जांपल रेटिनल ब्रेक और डायबिटिक रेटिनोपैथी को ठीक करोगे। लास्ट में अगर ज़्यादा सीवियर है तो आपने विट्रेक्टमी करनी है। तो विट्रेक्टमी कब करते हैं? जब रूबियोजा आइरिडिस में या न्यूवास्कुलर ग्लोकोमा में करोगे, गूस सेल ग्लोकोमा या विट्रस हेमरेज में करोगे। यही इंडिकेशन आपने डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी करनी है, जब मैं बताऊंगा। यानी डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर भी एक ट्रीटमेंट होगा जिसका नाम है पार्स प्लेना विट्रेक्टमी, ओके। तो ये करते होते हैं एंडोलेजर पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन के साथ। तो ये कब करते हैं? जब विट्रस हेमरेज काफी ज्यादा डेंस हो या ठीक नहीं हो रहा हो 3 महीनों के अंदर, या फिर ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट हो, ठीक है, या फिर न्यूवास्कुलर ग्लोकोमा हो, तो इस केस में करते होते हैं। अच्छा, विट्रेक्टमी दो टाइप की होती है, एंटीरियर विट्रेक्टमी और पार्स प्लाना विट्रेक्टमी, ओके। अब जो हमारा एंटीरियर विट्रेक्टमी होती है लिम्बस के थ्रू की जाती है, पार्स प्लाना वाली पार्स प्लेना के जरिए की जाती है, नाम से लग रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, विट्रस हेमरेज का मैं ट्रीटमेंट बता रहा था। तो नंबर में मेडिकल कंजर्वेटिव में बेड रेस्ट, एलिवेशन ऑफ हेड आ जाएगा और बायलैटरल आई पैचिंग आ जाएगा, ओके। इसके बाद नोट करना है कि जो एंटी वेजेफ यूज करने हैं, न्यू वास्कुलराइजेशन एजेंट यूज करने हैं। और इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ काज और लास्ट में सर्जरी के अंदर पार्स प्लाना विट्रेक्टमी आ जाएगा। अब पार्ट्स प्लानर विट्रेक्टमी इसके अलावा और कौन-कौन सी कंडीशन करते हैं? फेमस कंडीशन जिसका नाम है एंडोफ्थल्माइटिस, और एंडोफ्थल्माइटिस आपको कैटरैक्ट सर्जरी और ग्लोकोमा सर्जरी के बाद देखने को मिल सकती है, क्लियर। तो आपने इसमें करना होता है। तो पार्ट्स प्लानर विट्रेक्टमी किसके अंदर आएगा? एंडोफ्थल्माइटिस आ जाएगा, डायबिटिक रेटिनोपैथी या प्रीमेच्योरिटी आ जाएगा, रेटिनल डिटैचमेंट आपको करते होते हो, या
हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस आ जाएगा। याद करना है कि इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको ल्यूकोकोरिया देखने को मिलता है। क्लियर? ल्यूकोकोरिया, ठीक है? तो आपने ये नोट कर लेना है। ओके, तो ऑलमोस्ट हमारा कवर हो जाएगा। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो विट्रस के सब्स्टिट्यूट है, विट्रस के सब्स्टिट्यूट यूँ क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम इंट्राओकुलर प्रेशर को रिस्टोर कर सकें और इंटरनल टेम्पोरेट प्रोवाइड कर सकें द रेटिनल रीअटैचमेंट सर्जरी। अब विट्रस के जो सब्स्टिट्यूट होते हैं उसका निमोनिक होता है शीप, एस से सिलिकॉन ऑयल, एच से हैवी लिक्विड आ जाएगा। ओके, हैवी लिक्विड में पर फ्लोरोकार्बन लिक्विड आ जाएगा। ओके, इसके अलावा आपने नोट करना है एक्सपांडिंग गैसेस, एक्सपांडिंग गैसेस में सल्फर हेक्साफ्लोराइड, पर क्लोरोइथेन आ जाएगा, पर फ्लोरोप्रोपेन आ जाएगा। ठीक है? ओके, इसके अलावा ई से तो हो गया, एयर से क्या होगा, एयर आ जाएगा, और पी से फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन लाइक रिंगर, लैक्टेट या बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन आपने यूज करना होता है। क्लियर? तो ऑलमोस्ट हमारा विट्रस हैमरेज वाला टॉपिक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है? नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ रेटिना, जिसमें रेटिनल वास्कुलेचर का डिसफंक्शन आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपने नोट करना है कि जो माइक्रो एंजियोपैथी आपको देखने को मिल सकती है, माइक्रो एंजियोपैथी को आपने दो में डिवाइड करना होता है। ठीक है? एक तो कैपिलरी या माइक्रोवास्कुलर या कैपिलरी लीकेज हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, कैपिलरी ओक्लूजन हो जाएगा। जब भी कैपिलरी ओक्लूजन होगा तो उसकी वजह से आपको इस्कीमिया देखने को मिलेगा, इस्कीमिया की वजह से न्यू वास्कुलराइजेशन होगी। ठीक है? और न्यू वास्कुलराइजेशन की वजह से आपको कॉटन वूल स्पॉट आपको देखने को मिल सकता है, इंट्रारेटिनल माइक्रोवास्कुलर एब्नॉर्मैलिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है? और न्यू वास्कुलराइजेशन के अंदर आपने दो चीजें नोट करनी है, न्यू वेसल एट द डिस्क और न्यू वेसल एल्सवेयर। जो न्यू वेसल एट द डिस्क होती है, वन ऑप्टिक डिस्क के डायमीटर के अंदर अंदर होती है। ठीक है? वन ऑप्टिक डिस्क डायमीटर ऑफ द ऑप्टिक नर्व हेड आ जाएगा। ठीक है? ओके, तो ये नोट कर लेना। जबकि जो माइक्रोवास्कुलर लीकेज होती है उसकी वजह से तीन चीजें होती है, उसकी वजह से आपको हैमरेज देखने को मिलेगा, उसकी वजह से आपको एडिमा देखने को मिलेगा, उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्सुडेट देखने को मिलेगा। और एक्सुडेट कौन सा होता है? हार्ड एक्सुडेट होता है। ठीक है? सिंपल। तो जो डायबिटीज होती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, उसमें आपको दो टाइप का विजुअल लॉस देखने को मिलेगा, ग्रेजुअल और सडन। जो सडन होता है विट्रस हेमरेज की वजह से होगा, जो कि ग्रेजुअल वाला आपको मैक्यूलोपैथी की वजह से देखने को मिलता है। अब इसकी जो क्लासिफिकेशन है, नंबर वन है बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड के अंदर क्या क्या चीजें होती है? बैकग्राउंड के अंदर आपको माइक्रो एन्युरिज्म देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको ये देखने को मिलते हैं, स्मॉल रेड डॉट्स होते हैं। ठीक है? ओके, इसके बाद रेटिनल एडिमा आ जाएगा और लास्ट में एक्सुडेट आ जाएगा। ठीक है? और इसके बाद रेटिनल हैमरेजेस भी आ जाएगा। रेटिनल हैमरेज में आपके सुपरफिशियल हैमरेजेस आ जाएगा, तो कि फ्लेम शेप हैमरेजेस होते हैं। वैसे फ्लेम शेप हैमरेजेस नर्व फाइबर लेयर में होती है, एफ से फ्लेम और एफ से फाइबर लेयर आ जाएगा। वैसे ही आपको हाइपरटेंशन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इंट्रा रेटिनल हैमरेजेस है, इंट्रा रेटिनल हैमरेज में डॉट ब्लॉट और डार्क ब्लॉट, और ये हैमरेजेस आपको सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन में भी आपको देखने को मिलते होते हैं। तो ये आपने नोट कर लेना। ठीक है? ओके, तो ये हो जाएगा। बाकी जो प्री प्रोलिफरेटिव है, प्री प्रोलिफरेटिव के अंदर को वीनस चेंजेस लाइक वीनस ब्लीडिंग, लूपिंग और सॉसेजेस देखने को मिल सकते हैं। कॉटन वूल स्पॉट या सॉफ्ट एक्सुडेट देखने को मिलेगा, जो कि नर्व फाइबर लेयर के इन्फॉक्शन की वजह से होता है, ड्यू टू ऑक्लूजन ऑफ पेरी कैपिलरी वन्यूल। ओके, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, इन्फॉक्शन है, इन्फॉक्शन की वजह से नर्व फाइबर स्वेल हो जाती है ड्यू टू रिवर्सिबल स्वेलिंग, और उसकी वजह से क्या होता है, व्हाइटिश फ्लफी अपीयरेंस देखने को मिल सकती है। क्लियर? और इसके बाद है इंट्रारेटिनल माइक्रोवास्कुलर एब्नॉर्मैलिटी। तो इसमें आपको छोटी-छोटी इंट्रारेटिनल वेसल देखने को मिलती है, आर्टेरियोल से लेकर विनियोल की तरफ। बाकी प्रोलिफरेटिव है, प्रोलिफरेटिव के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? प्रोलिफरेटिव के अंदर रेटिनल न्यू वास्कुलराइजेशन है, न्यू वेसल एट द डिस्क और न्यू वेसल एल्सवेयर। न्यू वेसल एट द डिस्क वन या तो ऑप्टिक डिस्क के ऊपर या वन डायमीटर के अंदर आ जाती है। ठीक है? जबकि न्यू वेसल एल्सवेयर आपको अवे फ्रॉम द ऑप्टिक डिस्क देखने को मिल सकती है। आइरिस की न्यू वास्कुलराइजेशन है, प्री रेटिनल हैमरेजेस है। ठीक है? इसके अलावा विट्रस हैमरेजेस है। ओके, या ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकता है डायबिटीज की वजह से। अच्छा, जो रेटिनल डिटैचमेंट होता है तीन टाइप का होता है। जो हमारा विट्रस की वजह से हो गया ना, विट्रस की वजह से वो कौन सा होता है हमारा? विट्रस की वजह से होता है हमारा रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है? रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट यानी पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट की वजह से मायोपिया के अंदर भी हो सकता है, सूडोफिकिया के अंदर भी देखने को मिल सकता है। जो ट्रैक्शनल वाला होता है डायबिटीज में देखने को मिलता है, जबकि जो हमारा सीरस या एक्सुडेटिव होता है ये आपको पोस्टीरियर यूवाइटिस में देखने को मिल सकता है। उसका निमोनिक के पास पोस्टीरियर यूवाइटिस या स्क्लेराइटिस आ जाएगा। ओके, और ठीक है? इसके अलावा और क्या आपको देखने को मिलेगा? इसके अलावा सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी आ जाएगा, ट्यूमर है जिसमें रेटिनोब्लास्टोमा, मैलिग्नेंट मेलानोमा आ जाएगा। ए से पता नहीं क्या बनता है, मैं खुद भूल गया हूँ। ओके, तो ये ऑलमोस्ट ही कवर हो जाएगा। इसके बाद डायबिटिक मैक्यूलोपैथी है, डायबिटिक मैक्यूलोपैथी में ये एक्सुडेटिव हो सकता है, एक्सुडेटिव में फोकल या डिफ्यूज है। ठीक है? फोकल में क्या होगा, फोकल लीकेनेस देखने को मिलती है, तो डिफ्यूज में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो डिफ्यूज है उसको बोलते हैं सिस्टोइड मैक्युलर एडिमा, जिसमें एक्सटेंसिव देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको क्लिनिकली सिग्निफिकेंट भी देखने को मिल सकता है। तो पहले तो मैं आपको बता दें कि एक्सुडेटिव हो सकता है, इस्कीमिक हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है। ठीक है? इस्कीमिक के अंदर क्या होगा, इस्कीमिक में आपको माइक्रोवास्कुलर ब्लॉकेट की वजह से देखने को मिलेगा। फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी करोगे तो आपको कैपिलरी नॉन परफियन देखने को मिलेगा। ओके, यानी जो फोविया के अंदर आपको कैपिलरी की नॉन परफियन होगी, और जो फोवियल एवास्कुलर ज़ोन देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है? जबकि सिस्टोइड मैक्युलर एडिमा में नंबर 1 रेटिनल थिकनिंग, नंबर 2 एक्सुडेट, और नंबर 3 आपका क्या आ जाएगा? ओके, रेटिनल थिकनिंग देखने को मिलेगी विद इन 1 डिस्क एरिया और लार्जर। ओके, तो रेटिनल थिकनिंग विद इन द 500 माइक्रोन्स ऑफ द सेंट्रल मैक्युला, या एक्सुडेट 500 माइक्रोन के अंदर, या रेटिनल थिकनिंग देखने को मिलेगी। क्लियर? बाकी एडवांस के अंदर आपको कॉम्प्लिकेशन लाइक पर्सिस्टेंट विट्रस हेमरेज हो जाएगा, ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है, या न्यू वास्कुलर ग्लोकोमा हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपने चीज़ें नोट कर लेनी है। ये हमारी कौन सी क्लासिफिकेशन थी, उसको बोलते हैं
लेवा कॉर्नर क्लासिफिकेशन, एक होती है अर्ली ट्रीटमेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टडी। अर्ली ट्रीटमेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टडी के अंदर आपने इसको कितने में डिवाइड करना है? 4 में डिवाइड करना। नॉन प्रोलिफेरेटिव, प्रोलिफेरेटिव आ जाएगा डायबिटिक मैकुलर एडीमा और एडवांस आ जाएगा। एडवांस में 1 सेकंड कॉम्प्लिकेशन आपने नोट करनी है कि परसिस्टेंट विट्रस हेमरेज, ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट, न्यूवास्कुलर ग्लूकोमा। और उन्हीं 3 कॉम्प्लिकेशन की वजह से हम क्या करते होते हैं? हम क्या करते हैं? पार्स प्लानर विट्रेक्टमी विद एंडो लेजर पैन रेटिनल फोटो कोगुलेशन, ये पैन रेटिनल फोटो कोगुलेशन पे करते होते हैं, ठीक है? जिसमें स्कैटर लेजर ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। ओके, ठीक हो गया? तो ये आपने नोट कर लेना है, ठीक है? तो ये हमारा हो जाएगा। बाकी हम आगे जो हमारा आ जाएगा डायबिटिक मैकुलर एडीमा, वंस अगेन फोकल या डिफ्यूज हो सकता है, ओके? प्रोलिफेरेटिव के अंदर न्यू वेसल एट द डिस्क उसमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि नॉन प्रोलिफेरेटिव होता है उसको आपने 4 में डिवाइड कर देना है। माइल्ड के अंदर मैक्रो एनेरिज्म हो गए, मॉडरेट के अंदर आ जाएगा मिमोनिक क्रीम, कॉटन वूल स्पॉट, रेटिनल हेमरेजेस, एक्सुडेट मैक्रो एनेरिज्म। और इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा आपको? वीनस ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है, क्लियर? तो ये आपने नोट कर लेना है, ओके? तो इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, आगे सीवियर के अंदर, सीवियर के अंदर निमोनिक है 4 टू 1, सीवियर हेमरेजेस हो गए, ओके? नंबर 2 ब्लीडिंग, नंबर 3 आईआरएमए इन 1 और मोर क्वाड्रेंट, तो 4 टू 1 आपने नोट कर लेना है। ऑलमोस्ट हमारा टॉपिक फिनिश हो गया है। बाकी डायग्नोसिस कैसे करोगे डायबिटिक रेटिनोपैथी का? नंबर 1 फंडस की एग्जामिनेशन करोगे। फंडस की एग्जामिनेशन के अंदर क्या-क्या आ जाएगा? डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, इंटरनेट ऑप्थेल्मोस्कोपी, स्लिट लैम्प माइक्रोस्कोपी विद अ कॉन्टैक्ट लेंस एंड द नॉन कॉन्टैक्ट लेंस। बाकी फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी है, इसमें लीकी एरिया देखोगे, नॉन परफियन एरिया और न्यू वास्कुलराइजेशन देखोगे। और इसके बाद ओसीटी, ओसीटी में आप स्ट्रक्चरल चेंजेस देखते हो। बाकी इन्वेस्टिगेशन में ब्लड शुगर लेवल चेक कराओगे, यूरिन एनालिसिस, आरएफटी, एलएफटी, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। बाकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको ऑलरेडी आता है। ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल के अंदर पेशेंट की एजुकेशन इंपॉर्टेंट आ जाती है, जिसमें आपने रेगुलर रिव्यू और ट्रीटमेंट का स्केड्यूल करना होता है। बाकी कंट्रोल ऑफ रिस्क फैक्टर आना शुरू हो जाएगा, तो आपको ऑलरेडी पता है। बाकी जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के अंदर मेडिकल, लेजर और सर्जिकल आ जाएगा। सर्जरी में तो पार्ट्स लाना, विट्रेक्टमी या लेजर के अंदर आपने क्या करना? लेजर में आपने क्या करना? हाइपोक्सिक एरिया को बर्न कर देना। जब हाइपोक्सिक एरिया जल जाएगा तो उसकी वजह से वेजेफ की रिलीज कम देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपको न्यू वेसल की इन्वोल्यूशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपने लीकी एरिया को क्या करना? डिस्ट्रॉय या क्लोज कर देना है, और इसकी वजह से क्या होगा? डीमा और एक्सुडेट की आपको एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगी, क्लियर? अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ लेजर है, तो फोकल आ जाएगी, ग्रिड पैटर्न आ जाएगा, लास्ट में पैन रेटिनल फोटो कोगुलेशन है। फोकल आ जाएगा, ग्रिड पैटर्न और पैन रेटिनल आ जाएगा। बाकी एंटी मेडिकल है, मेडिकल में आपका इंट्रावेट्रल एंटी वेजेफ आ जाएगा, इंट्रावेट्रल स्टीरॉयड आ जाएगा, ठीक है? तो जो एंटी वेजेफ होती है मैकुलर एडिमा को कम कर देती है बाय डिक्रीजिंग वास्कुलर परमेबिलिटी है, तो इसमें बेविसिजुमाब, रैनिपजुमाब और एफिलिबर्सिब यूज़ करती है। ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइड, ओके, ये इंट्रावेट्रल देती है डायबिटिक मैकुलर एडिमा के लिए, लेकिन सेकेंडरी ग्लूकोमा और कैटरेक्ट वगैरह करवा सकते होते हैं। ऑलमोस्ट हमने एक पूरा टॉपिक रिवाइज कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन वाला। अब हाइपरटेंशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट साइंस है कि जिसकी वजह से आपने इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है? अब हाइपरटेंशन के अंदर क्या होता है? हाइपरटेंशन में अपनी 2 तरह की क्लासिफिकेशन को फॉलो करना है। एक होगा हमारा वेगनर एंड द बार्कर क्लासिफिकेशन, दूसरा मॉडिफाइड शी क्लासिफिकेशन है। केथ वेगनर एंड द बार्कर क्लासिफिकेशन के अंदर आपने उन दोनों के अंदर आपने 4-4 ग्रेडिंग बनाने हैं, लेकिन आपने इनके जो साइंस है उनको रट्टा मारना है। ग्रेड 1 में क्या होगा? ग्रेड 1 का निमोनिक होता है एसीएस, आर्ट्रियोलर नैरोइंग होगी, ओके? सी से क्या होगा? ब्रॉडेनिंग, आर्ट्रियोलर रिफ्लेक्स की ब्रॉडेनिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? ओके, इसके अलावा कंसीलमेंट ऑफ द वेन आपको देखने को मिलेगा, क्लियर? पता नहीं मैंने कैसे निमोनिक बना दिया। नंबर 1 आर्ट्रियोलर नैरोइंग होगी, जो कि जनरलाइज़ होगी। नंबर 2 जो लाइट रिफ्लेक्स होगा उसका ब्रॉडेनिंग और कंसीलमेंट, ये एबीसी से रट्टा मार लेते हैं आप, ठीक है? ग्रेड 2 में क्या होगा? ग्रेड 2 में जो आपको सेलस साइन देखने को मिलेगा, ठीक है? ग्रेड 3 का निमोनिक होता है बीसीजी, ओके? बीसीजी में 3 स्पेलिंग आ रहे हैं ना, तो ये ग्रेड 3 में होगा, ओके? बोनेट साइन आ जाएगा, कॉपर वायर अपीयरेंस देखने को मिलेगी, इसके अलावा गन साइन आ जाएगा। ग्रेड 4 के अंदर क्या होगा? सिल्वर वायर कलर अपीयरेंस हो जाएगी आर्टरियोल की, ठीक है? जबकि मॉडिफाइड शी के अंदर क्या होता है? सिर्फ हाइपरटेंसिव चेंजेस होती है रेटिना के अंदर, ओके? विदाउट आर्टरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस इन द फॉलोइंग ग्रेड, ओके? ठीक है? आर्टरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस नहीं होती बल्कि हाइपरटेंसिव चेंजेस, जिसमें ग्रेड 1 में जनरलाइज्ड आर्टरियोलर कंस्ट्रक्शन है, ग्रेड 2 में फोकल आ जाएगा, ग्रेड 3 में आपको रेटिनल वही हैमरेज, एडिमा, ओके? एक्सुडेट आपको देखने को मिल सकती है, क्लियर? ओके? बाकी ग्रेड 4 में आपको डिस्क का एडिमा देखने को मिलेगा, सिल्वर क्लियर अपीयरेंस ऑफ आर्टरियोल ये इंक्लूड नहीं करोगे। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की तरफ आपको बायलैटरल पेपिलोएडिमा देखने को मिलेगा, तो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन को बोलते हैं। अच्छा, तो सैलस साइन उसको एवी क्रॉसिंग साइन भी कहते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर क्या होगा? इसमें जो एवी क्रॉसिंग है उसकी साइड पे वेन की डिफ्लेक्शन और बल्जिंग देखने को मिलेगी, डिफ्लेक्शन एंड द बल्जिंग ऑफ वेन एट द एवी क्रॉसिंग, ओके? ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ वेन बाय द स्क्लेरोटिक आर्टरियोल, यानी जो स्क्लेरोटिक आर्टरियोल होती है ना, वो क्या करती है? वो वेन को कंप्रेस कर देती है, उसकी वजह से जो एवी क्रॉसिंग के ऊपर आपको डिफ्लेक्शन एंड द बल्जिंग ऑफ वेन देखने को मिलेगा, ओके? दूसरा बोनेट साइन, बी से बोनेट और बी से बैंकिंग ऑफ द वेन एट द डिस्टल टू द एवी क्रॉसिंग, तो एवी क्रॉसिंग के ऊपर आपको देखने को मिलता है सैलस साइन, जो कि डिफ्लेक्शन और बल्जिंग होती है, ओके? ठीक है? इसके अलावा हम आगे आ जाते हैं, ओके?
तो नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं गन साइन। गन साइन आपको ईदर साइड पे देखने को मिलेगा। इसमें आपको टैपरिंग देखने को मिलेगी, टैपरिंग ऑफ वेन ऑन ईदर साइड ऑफ क्रॉसिंग। तो आपने तीनों साइन को रिवाइज़ करना है। गन साइन आपको ईदर साइड ऑफ क्रॉसिंग देखने को मिलेगा, ठीक है? ओके, तो इसमें क्या होती है? वेन की टैपरिंग होती है। नंबर 2 आपका नोट करना है कि बोनट साइन है, बोनट साइन में बी से बोनट, बी से बैंकिंग होता है, वेन डिस्टल्ट होता है, एवी क्रॉसिंग, और लास्ट में आ जाएगा सैलस साइन। इसमें एवी क्रॉसिंग साइन आपको देखने को मिलेगा। ओके, डिफ्लेक्शन एंड बल्जिंग ऑफ द वेन आपको देखने को मिल सकती है। ओके, ये ऑलमोस्ट हमारा टॉपिक तैयार हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा रेटिनल वेन ऑक्लूजन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब रेटिनल वेन ऑक्लूजन को आपने दो में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन ब्रांच, और इसके अलावा हेमी रेटिनल भी आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा आ जाएगा सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन है, ठीक है? ब्रांच के अंदर आपको लिमिटेड एरिया देखने को मिलता है, सुपीरियर टेम्पोरल में ज़्यादा अफेक्टेड होती है, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट हमारी सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन है। सबसे पहले जो हमारा रिस्क फैक्टर, एज को आपने नोट करना है। एज आपको देखने को मिलता है 55 से ऊपर देखने को मिल रहा है, ठीक हो गया? ओके, अब होता ये है कि जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और वेन, इन दोनों की कॉमन शीथ होती है पोस्टीरियर टू द लैमिना फिब्रोसा। यानी अगर आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, तो वो सेंट्रल रेटिनल वेन को कंप्रेस कर देगी, ठीक हो गया? ओके, इसके अलावा रेटिना के अंदर आपको वही ब्रांच में आपको देखने को मिल सकता है। तो पहला एज आ गया। ओके, नंबर 2 यानी डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से हो सकती है। ओके, इसके अलावा रेज़्ड इंट्राओकुलर प्रेशर की वजह से हो सकती है, एज की वजह से हो सकती है, स्मोकिंग की वजह से हो सकती है, क्लियर? या सिस्टेमिक हाइपरटेंशन की वजह से आपको देखने को मिल सकती है। ओके, आ जाएगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या-क्या चीज़ आ जाती है? इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपने क्या कराना होता है? ओके, सबसे पहले तो आपने जनरल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें फंडस एग्जामिनेशन आपको आएगा। इसके अलावा फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी और ओसीटी, वही 3 है जो आपने उसमें पढ़ी है। किसके अंदर पढ़ी है? डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर, वही यहाँ पे 3 देखने को मिलेगी। लाइक फंडस फ्लोरेसेंस के अंदर आपको कैपिलरी पोर्फिरिन आपको खराब देखने को मिल सकती है, नॉन कैपिलरी पोर्फिरिन एरिया देखने को मिल सकता है। ओसीटी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है? ओसीटी के अंदर आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखने को मिलेगा मैक्यूला का, क्लियर? ये आपने नोट कर लेना है। अच्छा, इसके अलावा ये हो जाएगा। बाकी फंडस फ्लोरेसीन के अंदर क्या होगा? रेटिनल वेन क्या होगी? अब ये 2 टाइप का होता है, नॉन इस्केमिक और इस्केमिक। जो इसकी नॉन इस्केमिक है, वीनस टेसिस रेटिनोपैथी होता है, ठीक है? ओके, वीनस टेसिस रेटिनोपैथी होता है। तो इसके अंदर क्या होगा? इसमें जो रेटिनल वेन होती है ना, ओके, रेटिनल वेन डायलेटेड होती है, टॉर्चियस आपको देखने को मिलेगी, डॉट, ब्लॉट और फ्लेम शेप हेमरेजेस देखने को मिलेंगे तमाम क्वाड्रेंट के अंदर, खास तौर पे पेरिफेरी में ज़्यादा होती है। नंबर 3 आपको कॉटन वूल स्पॉट देखने को मिलेंगे, ठीक है? और ऑप्टिक डिस्क का एडीमा भी देखने को मिलेगा, ठीक है? तो मोटी-मोटी बातें, रेटिनल वेन की डायलेटेशन देखने को मिलेगी, अ, डॉट ब्लॉट, डार्क ब्लॉट नहीं, डॉट ब्लॉट और फ्लेम शेप हेमरेजेस हो गए, और कॉटन वूल स्पॉट भी हो गए। जबकि जो चैलिनेट स्पॉट होती है हमारे सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन में आपको देखने को मिलते होते हैं, क्लियर? तो आपने नोट कर लेना। बाकी हम आ जाते हैं इनके ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? ट्रीटमेंट के अंदर आपने जो भी आ जाएगा सिस्टेमिक और ओकुलर आ जाएगा। सिस्टेमिक के अंदर आपने रिस्क फैक्टर का कंट्रोल करना है, इसके अलावा एस्पिरिन देनी होती है, एंटीप्लेटलेट थेरेपी आपको देनी है, ठीक है? अब ओकुलर के अंदर क्या, ओकुलर के अंदर अगर विजन अगर 6/9 से भी कम हो गई है, या फिर मैकुलर सेंट्रल थिकनेस आपको देखने को मिल रही है ओसीटी की, जो कि किससे ज़्यादा हो गई है? ओके, 250 माइक्रोन से बढ़ गई है, तो इसमें इंट्राविट्रल एंटीवेजल जो आपने उसके अंदर पढ़े थे, इसके अलावा ठीक है? ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपने पढ़ने का ट्राइएम्सिनोलोन एसीटोनाइड है, ये नहीं जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, या इसके अलावा लेजर, ये आपने करनी होती है, मेडिकल लेजर। ओके, इसके बाद जो इस्कीमिक है, एचएन की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? नंबर 1 सिस्टोइड मैकुलर एडिमा, जिसमें आपको दोनों में देखने को मिल सकता है, इसके अलावा रोबियोजा आइरिडिस। रोबियोजा आइरिडिस की वजह से क्या होगा? नियोवास्कुलर ग्लोकोमा होगा, जिसको 90 डे ग्लोकोमा या 100 डे ग्लोकोमा भी कहते हैं। अगर रोबियोजा आइरिडिस है, तो आपने पैन रेटिनल फोटोकोआगुलेशन करनी है, इसके अलावा क्रायोथेरेपी करनी है। जब रेटिनल व्यू आपका नजर नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है? क्रायोथेरेपी या पैन रेटिनल फोटोकोआगुलेशन वगैरह करनी है। इसके बाद रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन की तरफ चलते हैं। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन की थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म की वजह से देखने को मिल सकती है। अब जो एम्बोलिज्म होता है, ये कैरोटिड आर्टरी या हार्ट वाली साइड से निकलता होता है। इसके अलावा जो थ्रोम्बोसिस होता है, वो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस एट द लेवल ऑफ लैमिना फिब्रोसा ऑलरेडी पढ़ चुकी है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ एम्बोलाई लाइक कोलेस्ट्रॉल के एम्बोलस हो सकते हैं, प्लेटलेट रिच हो सकते हैं, या कैल्सिफिक हो सकते हैं। बाकी इनको छोड़ दो। इसमें जो क्लिनिकल साइन है, नंबर 1 आपने एमायूरोसिस फ्यूगस को नोट करना है। एमायूरोसिस फ्यूगस क्या होता है? पेनलेस मोनोओकुलर ट्रांजिएंट होती है, ट्रांजिएंट आपको देखने को मिलती है। ट्रांजिएंट पेनलेस मोनोओकुलर लॉस ऑफ वेन और ब्लाइंडनेस को बोलते हैं, कि जैसे कोई पर्दा गिर रहा हो आपके सामने, जो पर्दा होता है कोई कंडीशन में भी गिरेगा, वो रेटिनल डिटैचमेंट है, ठीक है? ओके, अब जो विजुअल एक्यूटी होती है, वो नो परसेप्शन ऑफ लाइट तक चली जाती होती है। एफ्रंट पुपिलरी डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। फंडस एग्जामिनेशन में आपने 3 चीज़ें नोट करनी है। नंबर 1 है कि आपको पेल व्हाइटिश अपीयरेंस देखने को मिलेगी रेटिना की, ड्यू टू क्लाउडी स्वेलिंग कॉज्ड बाय इंट्रासेल्युलर एडिमा। तो पेल व्हाइटिश अपीयरेंस ऑफ रेटिना। नंबर 2 चेरी डॉट स्पॉट है। चेरी डॉट स्पॉट क्या होते हैं? ऑरेंज रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा इन द सेंटर ऑफ मैक्यूला, क्योंकि क्या होता है कि जो वेस्कुलर कोराइड होता है, वो थिन रेटिना से झांकना शुरू कर देता है। इसके अलावा रेटिनल आर्टरी की नर्विंग देखने को मिलेगी, कैटल ट्रकिंग देखने को मिलेगी। तो फंडस के अंदर आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा? उसके अंदर आपको रेटिनल वेन की डायलेटेशन, टॉक्सिसिटी, कॉटन वूल स्पॉट देखने को मिलते रहते हैं। उसके अंदर आपको डॉट ब्लॉट और फ्लेम शेप हेमरेजेस, किसके अंदर? सीआरवीओ के अंदर। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन के अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती है? पेल व्हाइटिश अपीयरेंस ऑफ रेटिना आपको देखने को मिलता है। ओके, नंबर 2 कैटल ट्रैकिंग देखने को मिलती है। चार्ली डॉट सपोर्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्लियर? इसके अलावा नर्विंग ऑफ रेटिनल आ जाएगा, ठीक है? ओसीटी के अंदर आपको इम्बोलस देखने को मिलेगा, ठीक है? और फंडस फ्लोरेसेंस की तरह आपको डिले देखने को मिलेगा।
इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी के अंदर बी वेव डिमिनिश होती है, तो ये भी आपने नोट कर लेना है, क्लियर? बाकी इसका ट्रीटमेंट की तरफ आ जाता है। ट्रीटमेंट के अंदर आपने क्या-क्या चीज़ें नोट करनी है। नंबर 1 है कि आपने क्या करना होता है, सब मसाज करनी है, ठीक है? ऑकुलर मसाज आपने परफॉर्म नहीं, पहले आपने मिथाइलप्रेडनिसोलोन दे दो, मिथाइलप्रेडनिसोलोन इंट्रावेनसली 1 ग्राम, ताकि वो रेटिनल एडिमा को रिड्यूस कर देगा, ओके? इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा आपने क्या यूज़ करना होता है, ब्रीथिंग हाई ऑक्सीजन है, लाइक 95% ऑक्सीजन है, ताकि वेसोस्पाज़म को रिलीव कर सके, ओके? इसके बाद नेक्स्ट आपने नोट करना है कि आपने देना है, ओके? तो आपने रिडक्शन करनी है इंट्राओकुलर प्रेशर की, कैसे करोगे? एस्टाजोलामाइड से करोगे, मैनिटोज से करोगे या पैरासिम्पथेसिस करोगे, ओके? इसके अलावा ऑकुलर मसाज वगैरह करनी होती है, सबलिंगुअल आइसोसोर्बाइड नाइट्रेट देनी है और लास्ट में आपने ट्रांसल्यूमिनल एनडीवाईजी लेज़र वगैरह करनी है, जिससे आपने एम्बोलाइसिस करनी है, एम्बोलेक्टमी भी करनी है, एम्बुलस को आपने उठा देना है। तो क्या-क्या चीज़ें होती हैं, नंबर 1 आपने नोट करना है कि मिथाइलप्रेडनिसोलोन आ जाएगा, ओके? जो कि एडिमा को रिड्यूस कर देगा, इसके अलावा आ जाएगा आपके, ओके? तो ब्रीथिंग हाई ऑक्सीजन आ जाएगा, ताकि वेसोस्पाज़म को रिलीव कर सके, रिडक्शन ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर है, ऑकुलर मसाज आ जाएगा, सबलिंगुअल आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और ट्रांसल्यूमिनल एनडीवाईजी लेज़र आ जाएगा, क्लियर? तो ये आपने चीज़ें नोट कर लेनी है, इसमें ऑलमोस्ट ये चीज़ कवर हो गई है। ये भी हो जाएगा, ट्रीटमेंट तो हो गया। अच्छा, यहाँ पर रेटिनल आर्टरी होगी, यहाँ पे वेज़ोडाइलेटर भी दे रही है। हाँ, सबलिंगुअल आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट वेज़ोडाइलेटर के तौर पे इस्तेमाल होगी। ओके, इसकी बात है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी का, जिसको हम रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया भी कहते होते हैं। ये नंबर 1 ये बायलैटरल होती है, नंबर 2 ये प्रोलिफेरेटिव रेटिनोपैथी होती है। प्रीमेच्योर इन्फेंट में देखने को मिल सकती है। लो बर्थ वेट होता है, जो कि हाई कंसंट्रेशन से एक्सपोज़ हो गया है। ओके, तो इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? प्रीमेच्योरिटी या लो बर्थ वेट या हाई कंसंट्रेशन से एक्सपोज़ हो गया है। अब इसके अंदर आपने स्टेजेस पढ़नी है। नंबर 1 इसका निमोनिकल ट्रेस है, ट्रेस, ओके? नंबर 1 आपको डिमार्केशन रीजन देखने को मिलेगा। नंबर 2 आपको देखने को मिलेगा, ओके? नंबर 1 डिमार्केशन है, नंबर 2 आपको रीजन देखने को मिलेगा जो कि एलिवेटेड होता है। नंबर 3 आपको क्या देखने को मिलेगा? एक्स्ट्रा रेटिनल फाइब्रोवास्कुलर प्रोलिफरेशन है, ठीक है? इसके बाद सब टोटल रेटिनल डिटैचमेंट या पार्शियल आ जाएगा, इसके अलावा टोटल रेटिनल डिटैचमेंट आपको देखने को मिलती होती है, क्लियर? ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये हमारा कवर हो जाएगा। तो स्टेज 1 में डिमार्केशन है, स्टेज 2 में रिज आ जाएगा, स्टेज 3 के अंदर वही एक्स्ट्रा रेटिनल फाइब्रोवास्कुलर प्रोलिफरेशन है, ओके? सब टोटल या ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट, लास्ट में टोटल रेटिनल डिटैचमेंट देखने को मिलेगा। अब इसके जो ट्रीटमेंट क्या होते हैं, जो आपने जो ऑक्सीजन कंटेंट है ना, उसको आपने तकरीबन करना होता है 30% से आपने रिलेटिवली कम करना होता है, ओके? ठीक है, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस जो टाइप 1 है उसको आपने 72 घंटे में ठीक करना और टाइप 2 के अंदर ऑब्जर्वेशन करनी है, स्टेज 1 या स्टेज 2 वगैरह के अंदर, ठीक है? ओके, ऑक्सीजन वगैरह को आपने कम करना होता है, बाकी इसके अलावा लेजर, एंटी वेजफ या पार्स विलानावेट्रेक्टमी, सेम है जो आपने डायबिटिक रेटिनोपैथी में पढ़ा था कि लेज़र यूज़ करोगे, एंटी वेजेफ यूज़ करोगे या पार्ट्स विलानावेट्रेक्टमी यूज़ करोगे। इसके बाद है एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, ओके? इसमें आपको लॉस ऑफ विजन देखने को मिलेगा, खास तौर पर मैकुला में सेंट्रल विजन आपको लॉस देखने को मिलेगा। इरिवर्सिबल विजन लॉस होता है एज की वजह से, ड्रोसन्स की फॉर्मेशन की वजह से हो सकता है, क्लियर? यानी इसकी जो यहाँ पे स्टेजेस लिखे हैं ना, स्टेजेस, ओके? तो यहाँ पे आपने 2 में डिवाइड कर देना, ड्राई एआरएमडी होता है और वेट होता है। वेट के अंदर आपको कोराइडल न्यू वास्कुलराइजेशन मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, ओके? कोराइडल न्यू वास्कुलराइजेशन देखने को मिल सकती है। जो हमारा ड्राई होता है, ड्राई, ओके? ड्राई के अंदर आपको ड्रोसन देखने को मिलेगा और आरपीए की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है? अब ड्रोसन्स क्या होते हैं? ड्रोसन आपको येलोविश व्हाइट एक्स्ट्रा सेलुलर आपको मैट्रिक्स देखने को मिलता है, ठीक है? ओके, ठीक है? तो ये आपको किसके दरमियान देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम और ब्रूक मेम्ब्रेन के दरमियान। तो क्या होगा? ये ईसीएम होता है, येलोविश व्हाइट ईसीएम होगा, ओके? ड्रोसन्स होते हैं। अब ये स्मॉल ड्रोसन्स हो सकते हैं और बड़े ड्रोसन हो सकते हैं। जो बड़े होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और स्मॉल होती है वो हार्ड होते हैं, यानी जो बड़े बंदे होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, ओके? नंबर 2 रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम की एट्रोफी देखने को मिलेगी, ठीक है? आरपीई की, फोटोरिसेप्टर की और कोरिया कैपिलरी की एट्रोफी की वजह से एट्रोफी या जियोग्राफिकल एआरएमडी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो वेट एआरएमडी होता है ये कोराइडल न्यू वास्कुलराइजेशन की वजह से देखने को मिल सकता है। उसकी वजह से आपको सीरियस एक्सुडेटिव मैक्युलोपैथी देखने को मिल सकती है, क्लियर? बाकी यहाँ पर स्टेजेस लिखे ड्रोसन फॉर्मेशन होगी, डिटैचमेंट होगी रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम की, हेमरेजिक डिटैचमेंट होगी, ठीक है? यहाँ पे वो बताया हुआ है, पूरी स्टेजेस वगैरह बताई हुई है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ओके? अच्छा, वेट एआरएमडी के लिए कौन सा टेस्ट करना होता है? एम्सलर ग्रिड टेस्ट करना होता है। एम्सलर ग्रिड टेस्ट में जो ड्राई एआरएमडी है ना वो वेट में कन्वर्ट हो जाता होता है, क्लियर? ठीक है? और यहाँ पे आपने विटामिन्स लेने होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट आपने यूज़ करना होता है, ठीक है? विटामिन्स आपने यूज़ करने होते हैं, तो ये आ जाएगा। बाकी लेज़र वगैरह लो विजन एड आपने इस्तेमाल करनी होती है ट्रीटमेंट के लिए। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला टॉपिक। इसके बाद आ जाओ रेटिनल डिटैचमेंट की तरफ आ जाओ। रेटिनल डिटैचमेंट, ओके? अच्छा, यहाँ पे जो हमारा है ना, हमारा एक्सुडेटिव है, एक्सुडेटिव का ट्रीटमेंट क्या होता है? एंटी वेजेफ यूज़ करना आपने, ओके, ठीक है? इसके अलावा आपने क्या यूज़ करना होता है? एंटी वेजेफ हो गया, लेज़र आपने यूज़ करनी होती है, फोटोडायनामिक थेरेपी या ट्रांसपिपिलरी थर्मोथेरेपी या लेज़र के अंदर आपको क्या आ जाएगा? सबमैक्युलर सर्जरी। अब आ जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है? तो रेटिनल डिटैचमेंट वाले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। रेटिनल डिटैचमेंट यहाँ से आ रहा है। ओके, रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है? सेपरेशन होती है सेंसिटिव रेटिना की फ्रॉम द रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम बाय द सब रेटिनल फ्लूइड। अब इसके 2 टाइप होती है, रैगमेटोजेनस और नॉन रैगमेटोजेनस होता है। तो जो रैगमेटोजेनस होता है उसको प्राइमरी भी कहते हैं, ये फुल थिकनेस ब्रेक की वजह से होता है। जो नॉन रैगमेटोजेनस होता है उसको सेकेंडरी भी कहते होते हैं, ठीक है? ओके, सेकेंडरी भी कहते होते हैं, क्लियर?
तो आगे इसको मज़ीद हम डिवाइड करते हैं ट्रैक्शनल के अंदर जो पुल होती है ऑन द सेंसरी रेटिना बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग विट्रोरेटिनल मेम्ब्रेन, जो एक्सुडेटिव होती है उसको सीरस भी कहते होती है। अब इसमें डैमेज होगी किसके अंदर, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, जिसकी वजह से फ्लूइड कहाँ से आएगा, कोरियो कैपिलरी से आएगा, जबकि वहाँ पे जो फ्लूइड था वो विट्रस से आता था, ठीक है। यहाँ पे कोरियो कैपिलरी से आएगा, जबकि वहाँ पे पुल होगा सेंसरी रेटिना के अंदर। जो रेगमाटोजेनेस होता है ना, ये आपको किसमें देखने को मिलेगा, पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट में देखने को मिल सकता है, पेरिफेरल रेटिनल डिजनरेशन में देखने को मिल सकता है, हाई मायोपिया ट्रोमाइफेकिया में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लाइक रेटिनल ब्रेक हो जाएगा, रेटिनल हॉल हो जाएगा, जायंट रेटिनल टियर या डायलिसिस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर के अंदर क्या-क्या है, क्लिनिकल फीचर के अंदर फ्लैशेस, फोटॉप्सिया हो सकता है, फ्लटर वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं, क्लियर, या फार वीएन देखने को मिल सकता है, खास तौर पे क्या है कि पर्दा गिर रहा सामने, फील्ड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, फ्लैशेस और फ्लटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे जो साइंस है ना, साइंस में आपको शेफलर डस्ट देखने को मिलेगा। शेफलर साइन या टोबैको डस्ट क्या होती है, पिगमेंटेड सेल आपको देखने को मिलेगी एंटीरियर विट्रोस में, तो उसको टोबैको डस्ट या शेफलर साइन कहते हैं। अब ऑप्थेल्मोस्कोपी फाइंडिंग के अंदर क्या होगा, जो फ्रेश होता है ना, ये क्लियर इसका ग्रे कलर होता है, ठीक है, रेड रिफ्लेक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ग्रे कलर का देखने को मिलेगा। जबकि जो ओल्ड होता है, ओल्ड में रेटिना की थिनिंग होना शुरू हो जाती है, डिमार्केशन लाइन हो जाएगी, इसको हाई वाटर या टाइड मार्क देखने को मिलेगा ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ रेटिना पिगमेंटेड एपिथेलियम सेल एट द जंक्शन ऑफ डिटैच एंड द अटैच रेटिना। तो उसके जंक्शन के ऊपर ना क्या होना शुरू हो जाएगी, प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगी, उसको बोलते हैं डिमार्केशन लाइन है। अब इसके डायग्नोसिस कैसे करोगे, डायग्नोसिस का मेमोरी होता है डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, इंडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी हो गए, अल्ट्रासोनोग्राफी जिसमें बी स्कैन आ जाएगा, गोल्ड मैन 3 मिरर आ जाएगा। ट्रीटमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, ट्रीटमेंट के कुछ स्टेप्स है, नंबर 1 आपने लोकलाइज करना रेटिनल ब्रैक को, नंबर 2 आपने सब रेटिनल फ्लूइड के ड्रेनेज करनी, नंबर 1 लोकलाइज करना, नंबर 2 सब रेटिनल फ्लूइड को ड्रेन करना होता है, क्लियर। इसके बाद आपने क्या करना, सील कर देना रेटिनल ब्रेक को, कैसे सील करोगे, सेप्टिक इन्फ्लेमेशन कराओगे, क्रायो फोटोकोगुलेशन से या लेजर फोटोकोगुलेशन से, लास्ट में आपने क्या कोरियो रेटिनल एपोजिशन करनी है, कैसे करोगे, स्क्लेरल बकलिंग से, जिसको एक्सटर्नल टेम्पोनेट भी कहते होते हैं, क्लियर, या न्यूमैटिक रेटिनोपैक्सी था जिसमें आप यूज करते हो सल्फर हेक्साफ्लोराइड C2F6, इसे यूज करते हो, बाकी पार्ट्स मिलाना वेट्रैक्टोमी, एंडो लेजर फोटोकोगुलेशन और इंटरनल टेम्पोनेट विद सिलिकॉन ऑयल, ये आप कॉम्प्लिकेशन वाले केसेस में करते होते हो, क्लियर। ऑलमोस्ट हमारा टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ट्रैक्शनल लिखा हुआ है, ट्रैक्शनल के मैं सबके कॉजेज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा वाला टॉपिक है, ठीक है? फिर उसके बाद रेटिनाब्लास्टोमा है। तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की तरफ आ जाते हैं। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के अंदर आपने क्या नोट करना है, ओके। अच्छा ठीक है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नंबर 1 है कि ये पिगमेंटरी रेटिनल डिस्ट्रॉफी आपको देखने को मिल सकती है। हेरिडिटरी प्रोग्रेसिव रेटिनल डिस्ट्रॉफी होती है। इसमें पहले रॉड्स की डीजनरेशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो विजुअल फील्ड है उसकी कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो सेंट्रल विजन की कहते हैं डिसरप्शन या कंस्ट्रक्शन, उसको ट्यूबुलर या टनल विजन कहते होते हैं, ठीक है। अब इसकी etiology देख लो, उसको हम 2 में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में जो डिस्ट्रॉफी होती है रेटिना पे कन्फाइंड होती है, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम और फोटोरिसेप्टर को इन्वॉल्व करती है। सेकेंडरी में कोई रेटिनल डिजीज आपको देखने को मिलेगा, लाइक म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस होगा, रेप्सम डिजीज है, ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया आ जाएगा, म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस हो जाएगा, ओके, बार्डेट बील सिंड्रोम, उशर सिंड्रोम या केयरनेस शेयर सिंड्रोम, बड़े अजीब-अजीब नाम है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके जो इनहेरिटेंस पैटर्न है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता होता है, ठीक है। अब इसका जो मोस्ट कॉमन इनहेरिटेंस पैटर्न है ना, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट वैसे देखने को मिलता है, ठीक है, जिसका प्रोग्नोसिस गुड होता है, ठीक है। अब आगे पैथोजेनेसिस की तरफ आ जाते हैं। रॉड्स इनिशियली इन्वॉल्व होते हैं, बाद में आपके कॉन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। फोटोरिसेप्टर की डिस्ट्रॉफी होती है, एक्यूटरी रीजन से स्टार्ट होती है, इक्वेटर में स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से रिंग्स स्कोटोमा बनेगा। रिंग्स स्कोटोमा की पेरिफेरल और सेंट्रल क्या एक्सटेंड करेगा, जिसकी वजह से स्मॉल कंस्ट्रक्टेड सेंट्रल विजुअल फील्ड बचेगी, जिसको ट्यूबुलर या टनल विजन कहते होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, रिंग्स स्कोटोमा वगैरह आपको देखने को मिलेगा। रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम की एट्रोफी देखने को मिलेगी, ठीक है, ओके। और प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगी पिगमेंट की इनटू द सेंसिटिव रेटिना, ठीक है, ओके, जिसकी वजह से बोनी कार्पसल देखने को मिलेगा। बोनी कार्पसल क्यों होती है, पिगमेंट की डेपोजिशन अलोंग द वेसल वॉल, ठीक है। तो इसमें जो 3 ट्रायड आपने रट्टा मार लेनी है, 3 चीज़ें रट्टा मार लेनी है साइन के अंदर। नंबर 1 आपने रेटिनल ब्लड वेसल की आपको एटेन्यूएशन देखने को मिलेगी, थ्रेड लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगी रेटिनल ब्लड वेसल की। नंबर 2 आपने नोट करना है कि ओके, पिगमेंटरी बोनी कार्पसल या बोनी स्पिक्यूल होके क्योंकि पिगमेंट की डेपोजिशन हो जाती है अलोंग द वेसल वॉल। और लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, पेल वैक्सी ऑप्टिक डिस्क का, पेल वैक्सी ऑप्टिक डिस्क आपको इसमें देखने को मिलता है कंजक्टिव ऑप्टिक एट्रोफी में देखने को मिलती है, क्लियर। बाकी इसकी ऑकुलर एसोसिएशन भी है, उसका मिमोनिक होता है CSOM के कैटरेक्ट के साथ हो सकती है, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट है, या फिर आपका मायोपिया हो सकता है, ओके। इसके अलावा केराटोकॉनस या फिर आपका ओपन एंगल ग्लोकोमा आ जाएगा। डायग्नोसिस के अंदर आपने फंडस फाइंडिंग देखनी है, फंडस के अंदर वन सेकंड 3 चीज़ें बताई थी आपको मैंने, ओके, कि रेटिना ब्लड वेसल की एटेन्यूएशन और थ्रेड लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगी। नंबर 2 पिगमेंटरी बोनी कार्पसल या बोनी स्पिक्यूल आपको देखने को मिलेगा। लास्ट में ऑप्टिक डिस्क का पेल वैक्सी अपीयरेंस देखने को मिलेगी। इन 3 चीज़ों को नोट कर लो तो आपका क्या बनेगा, डायग्नोसिस बन जाएगा इसका, ओके। तो पेरीमीटर के अंदर विजुअल फील्ड की कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी, डार्क अडैप्टेशन टाइम बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम के अंदर आपको सब नॉर्मल देखने को मिलेगी, क्योंकि फोटोरिसेप्टर की कौन सी वेव होती है, बी वेव होती है। बाकी इलेक्ट्रोक्लोग्राम ये भी अबनॉर्मल होगा ड्यू टू फोटोरिसेप्टर डिसफंक्शन है, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम फोटोरिसेप्टर की वजह से, जबकि इलेक्ट्रोक्लोग्राम रेटिना पिगमेंटेड एपिथेलियम वो लास्ट में ऑप्टिकल कोहेरेंस टोपोग्राफी है। ट्रीटमेंट की तरह आपने लो विजन एड आपने यूज करने होते हैं। लो विजन एड हमने एक और जगह पे भी पढ़ा था, वो आपने बताना भी पीछे हमने पढ़ा था। इसके अलावा आपने विटामिन ए ही आपने लेना होता है, ओके। डार्क सन ग्लासेस को आपने यूज करना है, ओके। और सनलाइट को आपने अवॉइड करना होता है।
है, ठीक है? आगे रेटिनोब्लास्टोमा की तरफ आ जाते हैं। रेटिनोब्लास्टोमा को मैस्कुलेट सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है? ओके, तो रेटिनोब्लास्टोमा क्या होता है? कॉन्जेनिटल मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो कि यहाँ से निकलता होता है। कहाँ से निकलता होता है? रेटिनोब्लास्ट से आपको निकलता होता है, क्लियर? अच्छा, यहाँ पे इसकी डिफरेंट टाइप लिखी हुई है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की, क्लियर? तो यहाँ पर अच्छा एनुलर रिंग स्कोटम और ट्यूबुलर भी यहाँ देखने को मिलेगी, ओके? तो यहाँ पे क्या होगा? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, साइन पिगमेंटो, सेक्टोरियल रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, पेरीसेंट्रिक रेटिनो यानी सेक्टर में होगा, सेंटर को इन्वॉल्व करेगा। रेटिनाइटिस पंक्टा एल्बिसेंस, ओके, जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, ठीक है? ओके, तो इनके 4 टाइप्स को देख लो कि साइन पिगमेंटो, सेक्टोरियल, ओके, तो ये आ जाएगा। बाकी रेटिनोब्लास्टोमा क्या था? कंजेनिटल रेटिनल ट्यूमर होता है। ये 13q14 की वजह से आपको देखने को मिलता है। 13q14 है, तो इसको 2 में डिवाइड करते हैं, हेरिडिटेबल और हमारा आ जाएगा नॉन हेरिडिटेबल। जो हेरिडिटेबल होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, और ये लास्ट में हमें क्या है 85% बायलैटरल देखने को मिलेगा, ठीक है? सॉरी, इसके अंदर 2 टाइप्स होती है, एक्सोफिटिक और एंडोफिटिक होती है, ठीक है? अब जो एक्सोफिटिक होती है ना, एक्सोफिटिक आगे रेटिनल डिटैचमेंट करा देगी, क्योंकि ये ग्रो करेगी कहाँ पर? ये ग्रो करेगी सब रेटिनल स्पेस की तरफ, जिसकी वजह से रेटिना की डिटैचमेंट हो जाएगी, ओके? जो एंडोफिटिक होती है, ये विट्रस कैविटी में ग्रो करती होती है, जिसकी वजह से रेटिना की अटैचमेंट नहीं होगी। जो एक्सोफिटिक होता है, इसमें आपको व्हाइटिश मैश देखने को मिलेगा विद अ न्यूली ब्लड फॉर्म वेसल। सॉरी, एक्सोफिटिक में आपको देखने को मिलता है, जिसमें एक्सुडेटिव रेटिनल अटैचमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है? ओके, विद अ सब रेटिनल मल्टी लोबुलेटेड मैश, जबकि उसके अंदर आपको मैश देखने को मिलेगा, पेल पिंक मैश देखने को मिलेगा। उसकी 4 स्टेजेस होती है। नंबर 1 क्यूसेंट आ जाएगी, नंबर 2 आपको इन्फ्लेमेशन या ग्लूकोमेटास, नंबर 3 एक्स्ट्रा ओकुलर एक्सटेंशन और नंबर 4 मेटास्टेसिस आपको देखने को मिलेगी। नंबर 1 है क्यूसेंट स्टेज। क्यूसेंट स्टेज के अंदर आपने ल्यूकोकोरिया, स्क्रीन को नोट करना जो कि कन्वर्जेंट सबसे ज़्यादा ल्यूकोकोरिया। उसके अलावा आपने क्या नोट करना है? ऑप्थेल्मोस्कोपी फाइंडिंग, जिसमें एंडोफिटिक और एक्सोफिटिक का देखो कैल्सिफिकेशन आपको देखने को मिलती है, क्लियर? बाकी इन्फ्लेमेटरी में ग्लूकोमेटास में आपको क्या देखने को मिलेगा? पेनफुल रेड आई ड्यू टू स्कैंडल ग्लूकोमा, सूडो हाइपरपियोना। एक्स्ट्रा ओकुलर एक्सटेंशन के अंदर आपको मार्क्ड प्रोप्टोसिस है, जबकि इसकी जो होती है एक्सटेंशन होती है, डायरेक्ट एक्सटेंशन हो सकती है लॉन्ग द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन है, या फिर लिम्फेटिक सप्लाई हो सकता है टू द प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड, या ब्लड स्ट्रीम के जरिए लीवर को इन्वॉल्व कर सकता है, बोन्स को इन्वॉल्व कर सकता है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करोगे? क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपको ल्यूकोकोरिया वगैरह आपको देखने को मिलेगा, क्लियर? ठीक है? तो यहाँ से आप करोगे या क्लिनिकल एग्जामिनेशन रहेगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा? नंबर 1 सेकेंडरी ग्लूकोमा आता है, तो उसमें आपने टोनोमेट्री करनी है, ओके? नंबर 2 है कि कॉर्नियल डायमीटर को देखना, क्योंकि प्रोप्टोसिस हो रही है, ठीक है? कैसे करोगे? कॉर्नियल डायमीटर को देखने के लिए पैकीमेट्री देखते हैं। बाकी इसके बाद एंटीरियर चैम्बर की एग्जामिनेशन करना, क्योंकि आपको सूडो हाइपरपियोन देखने को मिलेगा, और लास्ट में आपने स्क्लेरल इंडेंटेशन से आपने क्या करना है? इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी वगैरह करनी होती है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में क्या है? नंबर 1 प्लेन एक्सरे, या प्लेन एक्सरे में आपको क्या देखने को मिलेगा? कैल्सिफिकेशन। बाकी अल्ट्रासोनोग्राफी, ए स्कैन और बी स्कैन में आपको कैल्सिफिकेशन और एक्सटेंट ऑफ ट्यूमर देखने को मिलेगा। सीटी स्कैन में आपको कैल्सिफिकेशन और ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑप्टिक नर्व आ जाएगा। एमआरआई में ऑप्टिक नर्व और एक्स्ट्रा ओकुलर एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगी। और लास्ट में सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन में बोन मैरो बायोप्सी, लंबर पंक्चर आ जाएगा। ट्रीटमेंट को आपने 2 में डिवाइड करना है, ट्यूमर डिस्ट्रक्टिव थेरेपी और इन्यूक्लिएशन। ट्यूमर डिस्ट्रक्टिव थेरेपी जब यूज़ करते हैं, सॉरी, ट्यूमर डिस्ट्रक्टिव थेरेपी जब यूज़ करते हैं, जब हमारा जो ट्यूमर है वो लेस देन 1 हाफ ऑफ रेटिना को इन्वॉल्व करता है और ऑप्टिक नर्व को इन्वॉल्व नहीं करता है, या ग्लोकोमा मौजूद नहीं है, या विट्रस हैमरेज नहीं है। जबकि अगर ये सब चीज़ें आ जाए तो न्यूक्लिएशन करते हैं। बाकी यहाँ पे ट्यूमर डिस्ट्रक्टिव में क्या-क्या चीज़ें हैं, इसमें आपने चीज़ें नोट करनी है। कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी किससे करोगे? ट्रोपोसाइट से करोगे, कार्बोप्लाटिन या विनक्रिस्टिन से करते होते हो, क्लियर? इसके अलावा आप क्या करते हो? फोटोकोagुलेशन, क्रायोथेरेपी, ब्रैकीथेरेपी, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी वगैरह करोगे, या ट्रांसपिपिलरी थर्मोथेरेपी। ट्रांसपिपिलरी थर्मोथेरेपी हम एक और कंडीशन में भी करते हैं, वेट एआरएमटी के अंदर, ठीक है? ऑलमोस्ट हमारा ये पूरा कवर हो गया है।